तो जीवन का आधार है गंगा, एक अमृत की धार है गंगा। गंगा सदियों से अविरल बहती और ईश्वर का उपहार है गंगा। माँ गंगा की बीजधारा में उपस्थित हम लोग आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा, एक बहुत ही प्रिय मुद्दा, जिसे हम जल संरक्षण के नाम से लेकर के आए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी, शिक्षक, जल पुरुष श्री रणविजय निषाद सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप लगातार जल संरक्षण पर काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो ये प्रक्रिया चल रही है, आप जल के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं और ऐसा आपके मन में क्यों आया? सबसे पहले पतित पावनी पुण्यसलिला माँ गंगा को नमन करता हूँ और आज इस लाइव को देख रहे सभी दर्शकगण के उज्जवल भविष्य की कामना इस आशय से करता हूं कि आप सभी लोग अपने हृदय के टुकड़ों और अपने जीवन को बचाने के लिए बूंद बूंद संरक्षण पर काम कर रहे हैं आप। ये आपके मन में कैसे आया कि हाँ, मुझे इस पे काम करना चाहिए? कोई भी व्यक्ति जो समाज से जुड़ा होता है तो उसका ये नैतिक कर्तव्य होता है कि वो अपने आसपास के रहने वाले और अपने बच्चों के भविष्य के विषय में चिंतित हो। जी, इसी को निमित्त बना करके मैं जल संरक्षण को कैसे हम अमली जामा दें जी, और आसपास रहने वाले लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र और हमारे विभिन्न विद्यालयों में ज्ञान पिपासु प्यारे बच्चे जी, वो पानी को कैसे बचाएं, इस पे हमने काम करना शुरू किया। सबसे पहली चीज, जब मेरा विद्यार्थी जीवन था तो मैं MMPG कॉलेज कालांकर प्रतापगढ़ जाता था। अच्छा। और मैं रहने वाला था कौशाम्बी का, तो नाव से मैं उस पार जाता था। तो एक दिन मैं नाव से यात्रा कर रहा था तो गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से घट रहा था और एक जगह, छोटी जगह में कुछ मछलियां तड़प रही थी जी। तो मैंने उन मछलियों के दृश्य को देख करके अपने अंदर ये धारणा उत्पन्न किया कि यदि पानी हमको नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में इसी तरह हम, हमारे बच्चे और बहुत सारे लोग पानी के लिए तड़पेंगे। तभी से ये मैंने संकल्पित भाव से जल संरक्षण के प्रति अपना कदम बढ़ाया। बिल्कुल सर, आज जो सामान्य जनमानस है, लोग अपने घरों में जल इस प्रकार यूज कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं कि ऐसा लगता है ये फ्री में मिला हुआ है, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। कुछ मैं ये चाहता हूं कि भारत में चौंकाने वाले आंकड़े क्या है जिससे हमें इस पर काम करने की जरूरत पड़ी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि आदमी या प्राणी मात्र को, सभी को ये लगता है कि जल नश्वर है जी, और जल हमारे बीच से कभी खत्म ही नहीं हो सकता। और ये बात सत्य भी है। क्योंकि हमारे बीच में समुद्र में लगभग 97.2% जल है जी। बर्फीली चोटियों में 97.2% है, बर्फीली चोटियों के रूप में 2% है। और जो भूगर्भ जलस्तर है जिसे हम पीने के लिए निकालते हैं वो 0.62% है जी। और जो वर्षा होती है, मतलब वायुवीय जल जो है वायुमंडल में, वो 0.001% है। और नदियों, तालाब, पोखरों में 0.0001% है। अच्छा, तो हम पानी को, जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है, इसको हम कैसे रिचार्ज करें, इस ओर सभी को अपना मन मंथन करना चाहिए जी। अब जैसे आपका प्रश्न है कि आम जनमानस पानी को कैसे बचाए। आम जनमानस पानी को, सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोगों के मन में केवल इतना चलता रहता है कि भाई अगर हम बहुत ज्यादा जागरूक हुए तो सर हमारे घरों में नल चलता रहता है, उससे अचानक हम बंद कर देते हैं जी, और ये समझ लेते हैं कि हमने जल संरक्षण पर काम कर लिया। लेकिन कुछ और सतर्क रहने की क्या आवश्यकता है, जानना चाहता हूं। जल संरक्षण एक बहुत व्यापक विषय है जी और समीचीन विषय है। और चूंकि ये जो जल संकट है, ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी परिवार की नहीं है, ये एक वैश्विक समस्या है। तो इसको विश्व के सभी लोगों को इसके प्रति संजीदा रहना चाहिए। और जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, नल की टोटियां खुली होती है, जल अनायास बहता होता है, तो प्रथम हमको वहां रुक करके उसकी टोटी को क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और इतने से ही हमारे कर्तव्य की इतिश्री नहीं होती है। इसके साथ साथ हम
अपनी कार्य इत्री भाव इत्री के माध्यम से जी पानी को बचाएं। जैसे हम जी। इस दौरान हम लोग ब्रश और शेविंग के समय क्या करते हैं, अपने ब्रश को हल्का गीला करते हैं, उसके बाद 3 मिनट 4 मिनट के लिए नल क्या करते हैं, खुला छोड़ देते जी, हैं बिल्कुल। और जल अनायास बहता रहता है। हाँ। तो हम उस दौरान जिस समय अपने दाढ़ी को गीली कर रहे होते हैं या ब्रश कर रहे होते हैं, नल को बंद कर दें। और जब भी जैसे आप शौच के बाद आते हैं, अपने हाथों को धुलते हैं, तो अगर आप नल को धीमी गति से खोलेंगे तो जल का अपव्यय भी कम होगा। और एक चीज बता दें, जब धीमी गति से आप खोलेंगे तो आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। आप जब सुबह स्नान करने जाएं तो वहां पर सावर की जगह जग और मग का प्रयोग करें, इससे भी आप जल बचा सकते हैं। जब आपके यहाँ अतिथि आए, अब पता चला हमारे यहाँ 10 अतिथि आ गए, तो हमारी मातृशक्तियां, हमारी बहनें या हमारे जो घर में काम करने वाले लोग होते हैं, वो 10 गिलास पानी भर के ला रख देते हैं। अब पता चला उसमें से 1-2 लोगों ने जल ग्रहण किया और 9 गिलास पानी क्या हुआ, बर्बाद हुआ। बिल्कुल। इसी तरह जब हम शादी विवाह में जाते हैं तो वहां पर हम उतना ही भोजन ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। वाह। इस सूक्ति को हम गांठ बांध करके जल बचा सकते हैं। चूंकि 1 किलोग्राम चावल को पैदा करने में लगभग 3000 लीटर जल लगता है। तो इस तरह अगर 10 लोग मिल करके ये जो आपने सुना कि सर ने जो बताया, ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 1 किलोग्राम चावल पैदा करने के लिए आप सोचिए 2500 लीटर जल की आवश्यकता होती है। और अगर हम 1 किलोग्राम चावल एक शादी में बर्बाद कर देते हैं तो हमने चावल नहीं बर्बाद किया है। अभी आपने कहा कि हम सावर का यूज करें, वो सॉरी क्या कहते हैं, जग का यूज करें और सावर का यूज ना करें। तो मेरा अगला प्रश्न यही है कि सबसे ज्यादा जो जल का दोहन है वो ग्रामीण परिवेश कर रहा है कि शहरी प्रवेश कर रहा है? सबसे अधिक जल का दोहन, अपव्यय जिसे कहा जाता है, वो शहरी परिवेश में रहने वाले पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। ये ध्यान समझिएगा, इस बात को मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही एक जिम्मेदार पर्सन के रूप में कह रहा हूँ कि सबसे अधिक जल का दोहन हम लोग कर रहे हैं, शिक्षित वर्ग कर रहा है। अच्छा। हाँ, जैसे ही मैं देखता हूँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं, लाइट आती है वो लोग स्विच ऑन करते हैं और पहले अपने घरों की खूब अच्छी तरह से धुलाई करते हैं। उसके बाद फिर बाहर जाते हैं, सड़कों को धुलाई करते हैं, नालियों को धुलाई करते हैं। फिर बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां होती हैं, उनको धुलाई करने में लगभग हजारों लीटर जल बर्बाद होता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो शिक्षित है, जो समझदार है और जो नियम कानून को जानता है और वो नियम का उल्लंघन करता है, तो मुझे लगता है वह सबसे बड़ा अपराध है। बिल्कुल, उसे सजा मिलनी चाहिए। जो जानते हुए भी नियम को बर्बाद कर दे और पढ़ा लिखा है। देखिए, पढ़ा लिखा होना ये जरूरी नहीं है कि आप जो, मैं कहता हूं कि ना पढ़ो लिखो ज्यादा अच्छा है, लेकिन पढ़ा लिखा हो करके समाज में साथ कंधा से कंधा मिला के चलना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबको पूरा करना चाहिए। सर, मैं थोड़ा से और आगे की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न हमारा सर है कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो भारत में जो पानी का खर्च होता है या जल जो है क्या कहते हैं खर्च होता है, वो खेती और किसानी में होता है। जी। और ये जो खेती किसानी में जल का खर्च होता है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं? कुछ इस पर प्रकाश डालिए। जी। तो देखिए, लगभग जितना भी जल हम लोग आपूर्ति के लिए लेते हैं, इसका 70% जल जो होता है वो खेती में हम लोग, हमारे कृषक बंधु लगाते हैं जी। तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक हैं, जिसमें स्मार्ट इरिगेशन हो गया, आपका ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इसके साथ साथ कम जल मांग वाली फसलें हैं। और फसल चक्र को अपना करके भी हम जल संरक्षण की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने सर ने कहा, ये थोड़ा सा जो 2-4 शब्द आपने इंग्लिश के यूज किए, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करिए ताकि जो है आम जनमानस को चीजें समझ। इससे पहली चीज मैंने कहा स्प्रिंकलर विधि, इसको हम लोग कहते हैं टपकोमा विधि से सिंचाई करना। इसके लिए हम लोग करते क्या है, भूगर्भ जल या जो हमारे पास जल के स्रोत हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, पाइप टाइप होता है, और उस पाइप को हम लोग कई जगह से छेद कर देते हैं। अच्छा। और फिर पाइप से जो होता है टपक टपक करके पानी जो होता है स्टेम के माध्यम से रूट में जाता है। तो इसको हम लोग स्प्रिंकलर विधि से कहते हैं जी। जल संरक्षण बीच में कोई कड़ी स्थापित होनी चाहिए। निश्चित रूप में जल संरक्षण और को बढ़ाने के लिए सरकार और बीच में जो है जो आम लोग हैं, इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे, क्योंकि जब तक हम आम जनमानस को इसमें सहभागी नहीं बनाएंगे, तब तक सारे आंकड़े सिर्फ कागजी होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और चूंकि यह एक आंदोलन के रूप में चलाया जाना चाहिए। जैसे आज मैं वर्तमान में देख रहा हूँ, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होना एक शौक है। हाँ, बिल्कुल। तो इसी तरह से हम लोगों के अंदर इतने चेतना भर दें कि यदि आने वाले समय में आपको पानी नहीं मिलेगा बूंद बूंद, तो आपके बच्चे
सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। उनका जीवन जो होगा वो भविष्य की ओर जाएगा और वाटर वार होगा। तो जिस तरह से आज जैसे मोबाइल हम सबकी एक आवश्यकता है, तो इस तरह आने वाले समय में हर व्यक्ति अपने दिमाग में इस बात को रखेगा कि हम कहीं भी जाएं, अपने कार्य इत्री भाव इत्री के माध्यम से जल का उतना ही दोहन करें जितना आवश्यकता हो। सर ने अभी बताया, आने वाले टाइम में अगर हम नहीं सुधरेंगे, जल का दोहन ऐसे ही अनैतिक रूप से करते रहेंगे, तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं जब शहरों जैसे अपने गांवों में भी हमें वाटर टैक्स देना पड़ेगा, निश्चित रूप में। और हमें जैसे एक आजकल स्मार्ट मीटर आ गया है बिजली का, कि जब तक जो है हम रिचार्ज नहीं करेंगे तब तक जो है हमारे घर बिजली नहीं आएगी, वैसे एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारे घरों में वाटर मीटर लगेगा सर, और वाटर मीटर को भी जब तक रिचार्ज नहीं करेंगे तब तक हमारे घरों में पानी नहीं आएगा। ये नौबत ना आए, इसलिए हमें जो है क्या कहते हैं सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि सर जैसे मैं ये देखता हूँ आप बच्चों के साथ ज्यादा जुड़ाव रखते हैं, स्कूल जा करके समाज में छोटे बच्चों के साथ जुड़ते हैं और उन्हें जल संरक्षण के बारे में बताते हैं, कुछ उस पर प्रकाश डालिए कि एक छोटा बच्चा कैसे समझ पाता है कि सर क्या कह रहे हैं। देखिए, चूंकि जो विद्यालय में ज्ञान प्राप्त कर रहे बच्चे होते हैं वो हमारे देश के कर्णधार हैं जी, और इसी को निमित्त बना करके हमने अपने क्षेत्र के कई विद्यालयों में जा करके जल संरक्षण की ओर, पर्यावरण संरक्षण की ओर कार्य किया है। हमारे बगल में एक विद्यालय है, हमारे क्षेत्र का बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय है। अच्छा। अभी उस विद्यालय के इंटर के बच्चे ने जो है प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। हाँ। तो वहाँ पे भी हमने जल संरक्षण काम किया श्री गंगा भाषा। अच्छा। हम जब बच्चों के बीच जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि बच्चों यदि आपके हम नाक बंद कर दे तो आपको कैसा महसूस होगा? तो बच्चे कहेंगे हम सांस नहीं ले पाएंगे तो मर जाएंगे जी। फिर हम बच्चों बताते हैं बच्चों जब सांस लेते हो तो किससे लेते हो? तो बताते हैं ऑक्सीजन वायु से लेते हैं। बिल्कुल बताया है तुरंत कि जो ये ऑक्सीजन है इसका स्रोत होता है H2O। और ये जो होता है आपको जल से मिलता है, क्योंकि जल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। जी। जल जो है हमारा ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। यदि हम जल को नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में ऑक्सीजन भी नहीं होगी और हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, और बहुत सारी चीजें जैसे बच्चों को बताया जाता है। जल संरक्षण पर कितना सुंदर दृश्य आप लोग देख रहे होंगे। शाम का समय है, गर्मी का टाइम है, मार्च का महीना है, ऐसे टाइम में बारिश नहीं होती है, लेकिन हमें लगता है कुछ सार्थक बातें हो रही हैं और ईश्वर प्रसन्न है, इसलिए जो है ऐसा जो है माहौल हम लोगों को मिला है। कितना अच्छा लग रहा है कि हम लोग जल पे बात कर रहे हैं और ईश्वर जो है क्या कहते हैं हम लोगों को बारिश करवा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि हम बच्चों को ऐसे समझा लेते हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपने कई सारी किताबें लिखी जिससे जो है पर्यावरण में जागरूकता आई। सर उन किताबों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, सर अपनी किताबों के बारे में बताएं सर। अब तक हमने कई पुस्तकों को लिखा है और पुस्तकों को लिखने का जो उद्देश्य होता है, जो समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं जी, जब वो चीजें विचारों के रूप में हमारे मन मस्तिष्क में आती हैं तो उन्हें हम सबको लिपिबद्ध करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हीं में हमने पहली पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जल संचेतना। वाह। और ये मेरे हृदय से निकले हुए उद्गारों का एक, सर इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन में। ये जल संचेतना पुस्तक है। और इस पुस्तक के माध्यम से हम जल संरक्षण को किन किन सोपानों के माध्यम से बचा सकते हैं इसको इसमें संकलित किया है। सबको पढ़नी चाहिए किताब, ये पुस्तक सभी पढ़ना चाहिए। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हम खेत का पानी खेत में रोकें, मेड़बंदी कराएं। इसके साथ साथ हम आसपास में अपने जहाँ पे भौगोलिक रूप सबसे नीचे हो वहाँ पे तालाबों का निर्माण करें जी। अपने हैंडपंप के आसपास सोकपीट का निर्माण करें। इसके साथ साथ अपने घर में जो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा करके ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करें। इस तरह बहुत सारी टेक्निक हैं इसमें जिसके माध्यम से हम जल को बचा सकते हैं, क्योंकि जल एक ऐसा रसायन है जिसे हम केवल बचा सकते हैं, बना नहीं सकते, ये अकाट्य सत्य है जी। बिल्कुल बिल्कुल सत्य। दूसरी पुस्तक हमने लिखी थी पर्यावरण चेतना। और इस पुस्तक के माध्यम से हमने आम जनमानस को, विद्यार्थियों को, पत्रकार बंधुओं को, शिक्षक वर्ग को यह मैसेज देने का प्रयास किया है कि खाएं फल बचाएं जल जी। जब तक हम अपने भोजन में फल को नहीं समाहित करेंगे तब तक अपने आसपास पेड़ पौधे वनस्पति पत्तियों को नहीं लगाएंगे। और यह सर्वविदित है कि जहां पर सबसे अधिक पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, वहां मानसून जल्दी आता है। और जब मानसून जल्दी आता है तो उस वर्षा जल को हम कलेक्ट करके अपने भूगर्भ जल स्तर को क्या कर सकते हैं, रिचार्ज करेंगे और अपने जल संरक्षण की गति को हम क्या करेंगे, अमली जामा देंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसी को नींव बना करके हमने इस पुस्तक का प्रणयन किया। फिर एक मैंने पुस्तक साया संकलन लिखा जिसका नाम है समग्र पर्यावरण दर्शन। इस पुस्तक में देश और प्रदेश के अनेक शिक्षकों का, विद्यार्थियों का
अनेक लेखकों का और समाज में चैतन्यकारों का एक कलेक्शन किया है, जिसके माध्यम से समाज में हम कैसे जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और दूषित चीज़ों से कैसे निजात पाएं, इसका संकलन किया है। अच्छा, इसके साथ साथ और भी कई पुस्तकें हमने, जैसे एक ये लिखी है समग्र हिंदी व्याकरण कौमुदी, और इस पुस्तक में का जो मैंने लोगो दिया है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, ऊपर इस पुस्तक के ऊपर जो पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं वो का, खा, गा स्वर और व्यंजन पल्लवित हो रहे हैं, लेकिन नीचे हम जब जल की सिंचाई कर रहे हैं, जल क्या है हमारा, चूंकि जल संरक्षण हमारा लोगो है, हाँ। जल संरक्षण हमारे जीवन का आधार है, हाँ। तो हमने उस चीज को भी इस पुस्तक में जो है दर्शाने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ हमने एक पुस्तक और लिखी है समग्र जल प्रबंधन। अच्छा, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें जिनको लिख करके हमारा उद्देश्य है कि समाज में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और आपसी भाईचारा मेंटेन रहे, ये उद्देश्य है। बहुत अच्छा सर। और आप बताएं कि देखिए, कहा जाता है, किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि जो बातें मन में आती हैं, अंतरात्मा में आती हैं, और उनको अगर मूर्त रूप देना है तो सर हमें कलम उठानी पड़ती है। निश्चित रूप किसी ने बहुत अच्छा लिखा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य, लेखक होना सौभाग्य, जो अपनी अंतरात्मा और अपने मन की व्यथा को किताबों में उड़ेल देता है। सर बहुत सुंदर कार्य है। मैं चाहता हूं कि आज इस डिजिटल दुनिया में लोग जहां किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, ये आपकी किताबें जरूर पढ़ी जाएंगी, लोग इसे जरूर पढ़ेंगे और पसंद करेंगे। सर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि सर जैसे आज हमें और आपको लोग सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से हमारे क्या कहते हैं अकाउंट पर या हमारे चैनल पर आने वाले 70% लोगों को ये लगेगा कि यहाँ पता नहीं कौन सी बात हो रही है, पता नहीं कौन सा मुद्दा है, ये जल संवाद भी कौन सा मुद्दा है जो हमारे घर में फ्री में मिल रहा है। ठीक, ये एक बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मैं ये चाहता हूँ सर कि हमारे और आपके बीच में जो संवाद हुए या जो बातें हुई, कुछ ऐसी आदत जो अभी आज से तुरंत लोग सीखना चाहें, कौन सी आदत हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पानी के महत्व को हमको, आपको इस पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। हाँ, कि हम खरीद सकते हैं हर वो निशानी, हाँ, हम खरीद सकते हैं हर वो निशानी, हाँ, लेकिन नहीं खरीद सकते फिर वो जवानी। वाह क्या बात है। हम खरीद सकते हैं हर वो निशानी, हाँ, लेकिन नहीं खरीद सकते हैं फिर वो जवानी। हाँ, और उस वक्त मैं माँ के दूध को रो पड़ा, हाँ, जिस वक्त शहर में खरीद कर मिला पानी। वाह क्या बात है। हमारे कहने का आशय ये है, जो माँ का दूध है वो अमूल्य है, हाँ, जिसका हम मूल्यांकन कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो पानी हमारे पास अथाह है, जिसे हम लोग नश्वर कहते हैं, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, हाँ, आज शहरों में हमको खरीदने से मिल रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि जो वर्तमान में पानी है वो दूषित होता जा रहा है, या भूगर्भ जलस्तर के कारण, भूगर्भ जलस्तर हमारे दोहन के कारण गिरता जा रहा है। जी। तो उस जल में आर्सेनिक की मात्रा और फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसलिए आज वर्तमान में लोग आरओ का भी प्रयोग कर रहे हैं जल के शुद्धिकरण के लिए। हाँ, तो हम पानी को कैसे स्वच्छ रखें और पानी को कैसे बचाएं, गंभीर चुनौती है, बहुत गंभीर चुनौती है सर। और हम तो सरकार से ये भी आग्रह करेंगे, अपने देश के वैज्ञानिकों से भी आग्रह करेंगे कि चूंकि हमारे पास जल का जो सबसे बड़ा स्रोत है समुद्र है, जहाँ पे लगभग 97.2% जल है, उस जल के शुद्धिकरण की ओर यदि हमारे वैज्ञानिक मन मंथन करें तो जल संरक्षण से हम निजात पा सकते हैं। या हम अपने कार्य इत्री, भाव इत्री के माध्यम से जी जल को बचाएं, जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स को मैंने पहले भी आप सबके बीच में बताया है। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बताया। आप बहुत अच्छा लिखते हैं। कोई प्रिय पुस्तक आपकी जो आप बहुत पढ़ना पसंद करते हैं? जल से संबंधित जितने ही पुस्तकें हैं, हाँ, वो सारी मेरे लिए बहुत ही प्रिय हैं। अच्छा। इसमें पर्यावरण संरक्षण है, हाँ, जल संरक्षण है, समग्र जल प्रबंधन है, जिसका लेखन कार्य मैंने खुद किया है। आपके साथ सर इस और कोई काम कर रहा है इस पर, जैसे जल संरक्षण है? जी, कोई ऐसा? इसके साथ हमारी पूरी टीम काम करती है। हमारे बगल में हमारे बड़े भैया बैठे हैं, अच्छा। श्री रमेश कुमार साहू जी, जी, जो श्री जी गंगाबस साहू इंटरमीडिएट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आपने भी हमको गति दिया, बल दिया, और एक तरीके से हमारे भैया हैं जिन्होंने हमें कदम कदम पर आगे बढ़ने का हमेशा जज्बा दिया। अच्छा। अपने विद्यालय में बुला करके बच्चों के बीच हमारे कई कार्यक्रम कराए। वाह। तो और इसके साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स हैं, हाँ। और बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। अभी गोवा में मैंने कार्यक्रम किया है, दिल्ली में मैंने कार्यक्रम किया है, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जल संरक्षण के कार्यक्रम हमारे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी पर्टिकुलर कोई लक्ष्य डिसाइड किए कि हाँ मुझे इसी एम तक जाना है? निश्चित रूप में जी। हमारा उद्देश्य ये है कि जब तक आम जनमानस जल को अपनी जरूरत नहीं समझ लेता है, अच्छा। जल को ये नहीं समझता है कि जैसे हम सांस के बिना नहीं जीवित रह सकते, उससे जल के लिए सीमित है, जब तक इस चीज का एहसास नहीं दिला देंगे, हाँ। तब तक हम जल संरक्षण
की बात कहते रहेंगे। अच्छा। और लोग ये कहते हैं जल बचाओ की बात करते, जल तो चारों तरफ है, रहेगा तो, लेकिन इतना दूषित हो जाएगा कि आप उसको पी ही नहीं सकते। बताइए कितना संवेदनशील मुद्दा है, इस पर सभी लोगों को सोचना चाहिए, सतर्क रहने की आवश्यकता है। सर, कोई आपका जो बहुत प्रिय राजनेता रहा हो, जिससे आपको सीखे हो, जी। आपका, मैं कहूंगा कि आपका प्रेरणा स्रोत। निश्चित रूप में उन सभी मनीषियों के प्रति मैं नमित हूँ जिन्होंने समाज में हमको उठने बैठने का अधिकार दिया, जी। समाज में भाईचारा का संदेश दिया, जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं, जी। छत्रपति साहू जी महाराज हैं, हाँ। ज्योतिबा फूले हैं, हाँ। पीर एकलव्य हैं जी। और वो सभी हाँ। राजनेता वंदनीय हैं जिनकी सोच समाज के प्रति होती है, जिनके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भेदभाव नहीं होती, वो सभी मेरे लिए वंदनीय है, नमनीय है, मेरे आदर्श। वाह साथियों, कहते हैं ना हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, कभी खुद के अंदर झांक कर देख, तेरे अंदर का इंसान बुरा है। और सच में इंसान ही बुरा होता है, कोई धर्म बुरा नहीं होता है। हमारे द्वारा पूछे गए जो भी प्रश्न रहे, सर ने बड़ी बेबाकी के साथ उत्तर दिया, बहुत अच्छा समझाया। सीखने की जरूरत है, समझने की आवश्यकता है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसे छोटा मत समझिएगा। हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद रहे, सर ये आपका इंटरव्यू हमें लगता है इतिहास में गिना जाएगा कि बारिश हो रही है माँ गंगा की बीच पावन धारा में, जहाँ पर लोग जो है मौसम खराब है, उसके बीच आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं अपने तहे दिल से, अपने हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी पूरी टीम, हमारे नाव चलाने वाले चाचा जी, हमारे मकबूल भाई साहब हैं, हमारे गुरु जी हैं, और जो है क्या कहते हैं अशोक भैया जी हैं, हमारे जो है विकास सर आए हमारे साथ में, सचिन है हमारे छात्र रह चुके हैं, और भैया हमारे कैमरा चला रहे हैं। तो मैं इन सबका एक जो है क्या कहते हैं बहुत बहुत अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप लोग देखते रहें सच, सीधी और सदी हुई बात। जय हिंद, जय भारत।